नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीवन की सबसे छोटी मगर सबसे अहम इकाई के बारे में, कोशिका। हमारा डिस्कशन कक्षा 9 जीव विज्ञान पर आधारित है। कोशिश यही है कि इसे आसान और दिलचस्प बनाएं। तो चलिए सीधे चलते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा और कुछ दिखा उन्हें। क्या था वो? छोटे छोटे कमरे जैसे मधुमक्खी का छत्ता, और नाम दिया सेल। यहीं से कहानी शुरू हुई है ना? बिल्कुल। रॉबर्ट हुक की वो खोज एक शुरुआत थी। असल में उन्होंने निर्जीव कोशिका भित्तियां देखी थी कॉर्क में, लेकिन यहीं से कोशिका की दुनिया में झांकने का रास्ता खुला। अच्छा, और फिर इसके बाद आया कोशिका सिद्धांत। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है जीव विज्ञान में। क्या है ये सिद्धांत? हाँ बिल्कुल, ये सिद्धांत श्लीडन और श्वान ने दिया था। बाद में रुडोल्फ वर्च्यू ने इसमें एक बहुत जरूरी बात जोड़ी। इसके आप कह सकते हैं 3 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला कि हर जानदार चीज, चाहे छोटी हो या बड़ी, वो कोशिकाओं से बनी है। हर जीवित चीज, बैक्टीरिया से लेके हाथी तक। जी हाँ, सब। दूसरा कि कोशिका ही जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब ढांचा भी वही है और काम भी वही करती है। और तीसरा जो विर्चो ने कहा कि हर नई कोशिका वो पहले से मौजूद कोशिका से ही पैदा होती है, अपने आप नहीं बन जाती। अच्छा, मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली बात गलत साबित हुई। बिल्कुल। ये जीव विज्ञान का एक तरह से फाउंडेशन है। ठीक है, तो सारी कोशिकाएं इसी सिद्धांत से बंधी हैं, पर क्या सब एक जैसी दिखती हैं या काम करती हैं? वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला क्या मामला है? नहीं, एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। ये बहुत अच्छा सवाल है। जो सबसे बड़ा फर्क है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वो बहुत ही सरल होती हैं। उनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस यानी केंद्रक? हाँ, केंद्रक। वो झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक नहीं होता। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, वो बस कोशिका द्रव्य में ही रहता है, और उनमें झिल्ली वाले दूसरे कोशिकांग भी नहीं होते। अच्छा, सिंपल। हाँ, सिंपल। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे हम, जानवर, पौधे, फंगस। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनमें एक प्रॉपर झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए सुरक्षित रहता है, और साथ में कई तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यानी झिल्ली वाले कोशिकांग भी होते हैं, जैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब ये ज्यादा विकसित कोशिकाएं हैं। समझ गया। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। कोशिका की जो बाहरी बाउंड्री है, प्लाज्मा झिल्ली, उसका क्या काम है? सुना बड़ी सेलेक्टिव होती है। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन ये कोशिका का गेट कीपर है एक तरह से। ये कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज कोशिका के अंदर जाएगी और कौन सी बाहर। हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। अच्छा, मतलब चेकिंग होती पूरी? हाँ, कह सकते हैं। इसीलिए इसे चयनात्मक रूप से पारगम्य यानी सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। सिर्फ जरूरत की चीजें ही आ जा सकती हैं, वो भी कंट्रोल्ड तरीके से। इसका कोई उदाहरण जैसे आपने बताया था? हाँ, जैसे ऑस्मोसिस, पानी का मूवमेंट। आप किशमिश को पानी में डालिए, वो फूल जाती है। हाँ। वो इसलिए क्योंकि पानी बाहर ज्यादा है, किशमिश के अंदर कम, तो पानी प्लाज्मा झिल्ली के आर पार होकर अंदर चला जाता है। ये झिल्ली ही पानी को जाने देती है। कमाल है। ये कंट्रोल तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब कोशिका के अंदर के कुछ नामों पर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली? ये नाम तो बड़े नाटकीय लगते हैं। हाँ, नाम दिलचस्प है, पर उनके काम को दर्शाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सच में कोशिका का पावर हाउस है। यहाँ पर होता है कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें भोजन के अणु टूटते हैं ऑक्सीजन की मदद से, और बनती है एटीपी। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा। बिल्कुल, ये कोशिका की एनर्जी करेंसी है। इसी से कोशिका अपने सारे काम करती है, इसलिए पावर हाउस। ठीक है। और लाइसोसोम, सुसाइड बैग, ये तो डरावना लगता है। हाँ, सुनने में लगता है। लाइसोसोम में असल में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। इनका काम है कोशिका के अंदर की सफाई करना, बेकार चीजों को या बाहरी कणों को पचाना। लेकिन अगर कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए या बूढ़ी हो जाए या इन्फेक्टेड हो जाए, तो कभी कभी ये लाइसोसोम फट जाते हैं। फट जाते हैं? हाँ,
और उनके एंजाइम पूरी कोशिका को ही पचा डालते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। ओह, ताकि वो खराब कोशिका बाकी को नुकसान ना पहुंचाए। एग्जैक्टली, एक तरह से आत्म बलिदान, इसीलिए आत्मघाती थैली। वाह, ये तो बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम है अंदर। अच्छा, अब पौधे और जंतु कोशिकाएं दोनों यूकैरियोटिक हैं, पर इनमें भी तो कुछ फर्क होगा ना? जी हाँ, जरूर। दोनों यूकैरियोटिक हैं, लेकिन उनमें कुछ खास अंतर हैं जो उनके जीवन के तरीके से जुड़े हैं। 3 मुख्य अंतर गिन सकते हैं। पहला, पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और मोटी मजबूत दीवार होती है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जंतु कोशिका में नहीं होती। नहीं, ये पौधों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, मजबूती देती है। जंतुओं में ये नहीं होती। दूसरा बड़ा फर्क है रिक्तिका यानी वैक्यूल। पौधों की कोशिकाओं में अक्सर एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है। अच्छा, उसका क्या काम? उसमें पानी, पोषक तत्वों, वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा रहते हैं। वो कोशिका को फुलाकर टर्जिड रखती है। जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल या तो होती नहीं या बहुत छोटी छोटी होती हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर है प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट। हाँ, बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यहीं पर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। और जंतु कोशिकाएं ये नहीं कर सकती, उन्हें खाना बाहर से लेना पड़ता है। सही कहा। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। तो संक्षेप में कहें तो कोशिका वाकई जीवन का आधार है। हर जीव इनसे बना है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का फर्क समझा और देखा कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कैसे अलग-अलग कोशिकांग अपने अपने काम करते हैं, और ये भी कि कैसे पौधे और जंतु कोशिकाएं दोनों यूकैरियोटिक होते हुए भी कुछ अहम मामलों में अलग हैं। बिल्कुल। ये समझना कि हम सब और हमारे आसपास की दुनिया इन नन्ही इकाइयों से बनी है, ये अपने आप में कमाल की बात है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर कोशिका सिद्धांत कहता है कि हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से आती है, तो फिर इस धरती पर वो सबसे पहली कोशिका अरबों साल पहले वो कैसे बनी होगी, कहाँ से आई होगी? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका पक्का जवाब वैज्ञानिक आज भी तलाश रहे हैं। एक बड़ा रहस्य।